आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आप इस वीडियो से कुछ नया प्रश्न जरूर सीख कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। देखिए ये हुमायूं के जो मकबरा है इसको यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो वही बताना है कि ये जो हुमायूं के मकबरा है इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था। तो देखिए हुमायूं के मकबरा का निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी कौन थी, तो हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी कौन थी, तो हमीदा बानो बेगम ने जो है ये हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमीदा बानो बेगम ने जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था और इसको जो है यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित कर दिया गया है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो देखिए भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई थी, तो वो योजना का नाम क्या है वो बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए जो है आपका मेक इन इंडिया नामक योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है आपका ये है अशगाबाद। कौन सा, तो अशगाबाद। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित है। तो लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान जो है आरक्षित हैं। तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का आपको याद रखना है। तो पहले तो अनुसूचित जाति का जो है आपका 84 है। ठीक है, अनुसूचित जाति का जो है आपका 84 है और अनुसूचित जनजाति का कितना है। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है आपका 84 स्थान है और लोकसभा में आपका अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 47 स्थान है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 47 स्थान आपका किसका है, तो ये है अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो 84। तो दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टो नॉर्वे निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो नॉर्वे जो आपका है ये बेनिन देश की राजधानी है। किस देश का, तो बेनिन देश का राजधानी जो है आपका पोर्टो नॉर्वे है। देखिए महत्वपूर्ण देश का राजधानी से जो है क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में पिछले वर्ष भी पूछा गया था और आने वाला जो एग्ज़ाम आपका 2024 में एग्ज़ाम है उसमें भी अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए राजधानी से आपका हर प्रैक्टिस सेट में लगभग एक क्वेश्चन या एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है रहता ही रहता है। तो आप लोग राजधानी को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, देश का सभी महत्वपूर्ण राजधानी को आप लोग ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से जो है प्राप्त किया जाता है। तो देखिए थोरियम जो है आपका, ये थोरियम खनिज जो है आपका मोनाजाइट रेत से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और थोरियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। भारत में जो है केरल तट पर मोनाजाइट बालू में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। कहाँ पे, तो केरल में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। तो पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक जो है आपका मलाला यूसुफजई है। कौन है, तो मलाला यूसुफजई। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जापान का जो है आपका कौन सा बंदरगाह, तो याकोहामा बंदरगाह। कौन सा, तो याकोहामा बंदरगाह जो है आपका रेशम बंदरगाह के नाम से जो है जाना जाता है। जापान से आप लोग कुछ बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि जापान का राजधानी कहाँ है, तो जापान का राजधानी जो है आपका टोक्यो है और टोक्यो जो है आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जापान का राजधानी आपका टोक्यो है और टोक्यो जो है आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है,
और ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? ठीक है, तो देखिए कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और सबसे गहरा है और स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त भी ये बंदरगाह है। ठीक है, तो वो बंदरगाह का नाम है आपका कौन सा? तो विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। और देखिए इस बंदरगाह के निकट जो है एक डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी भी होती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके साथ आप लोग ये जो चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई से आप लोग ध्यान रखिएगा कि चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह भी है चेन्नई। ठीक है, और ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये मन्नार की खाड़ी तट पर स्थित है। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पारादीप बंदरगाह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह बंदरगाह जो है झारखंड और उड़ीसा का लोहा जो है जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो पारादीप बंदरगाह है इससे क्या होता है कि झारखंड और उड़ीसा का जो लोहा है वो जापान को निर्यात होता है इसी बंदरगाह से। किससे? तो पारादीप बंदरगाह से। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपका चिल्का झील। कौन सा? तो चिल्का झील जो है आपका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये झील कहाँ स्थित है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, और देखिए झील से आप लोग कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सा? तो बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। और सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है आपका कौन सा है? तो सांभर झील है। ठीक है, सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? तो सांभर झील। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो वो है चिल्का झील। लेकिन सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा खारा पानी कहाँ होता है? तो वो होता है आपका सांभर झील में, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी बातों ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो वेम्बनाड झील है इससे ध्यान रखिएगा कि ये जो है कहाँ पे है? तो ये केरल में है। ठीक है, जो कि एक लैगून झील है वेम्बनाड झील। ठीक है, तो ये और ये पुलिकट झील जो है आपका ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो झील से ये सारी बातों ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारी बात भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईसा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? ठीक है, देखिए ईसा निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा, यानी कि जो ईश्वर की निंदा करता है उसको दंडनीय अपराध जो है किस मुगल शासक ने घोषित किया? तो देखिए किसने घोषित किया था? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने जो है जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था कि जो व्यक्ति जो है ईश्वर की निंदा करता था उसको जो है उस पर जहांगीर ने दंडनीय अपराध घोषित किया था। यानी कि ईश्वर की निंदा करने पर जहांगीर के समय में दंडनीय अपराध था। ठीक है, यानी कि ईश्वर की निंदा उस समय पे किसी व्यक्ति को करना सख्त मना था। ठीक है, और जहांगीर से आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ बात, जैसे कि जहांगीर का शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और जहांगीर का एक आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के आपके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन? तो पार्श्वनाथ जो है आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और पार्श्वनाथ तो जैन धर्म के आपके 23वें तीर्थंकर हो गए, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, और ऋषभदेव को जो है ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर भी माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक भी यही हैं और प्रथम तीर्थंकर भी है ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर कौन है? तो वो है आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म के लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है आपको महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ठीक है, और 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर भी थे महावीर स्वामी, जिसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? और पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर आपके हुए पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी।
फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था। ठीक है, 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका विनेश फोगाट को। किसे, तो विनेश फोगाट को। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। तो देखिए मृत ज्वालामुखी आपका है माउंट पोपा। ठीक है, माउंट पोपा जो है आपका ये मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और माउंट पोपा जो है आपका ये म्यांमार में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए जो है आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है आपका वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। तो 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये विश्व खाद्य प्रोग्राम WFP ने जीता था। किसने, तो WFP ने जो है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस घटना से पहले जो है घटित हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा, दूसरा है दांडी मार्च, तीसरा है आपका गांधी इरविन समझौता और चौथा है क्रिप्स मिशन की असफलता। तो देखिए क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले ही जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हो गया था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है आपका 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा के साथ हुई थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और 12 मार्च 1930 से जो है 6 अप्रैल 1930 तक जो है 24 दिन की जो है गांधी जी द्वारा अपने 78 अन्य सहयोगियों के साथ की गई यात्रा जो है दांडी यात्रा कहलाती है। तो ये सारी बातों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दांडी यात्रा की दूरी जो है आपका कितनी थी, तो 385 किलोमीटर थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जो गांधी इरविन समझौता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है ये जो है आपका 31 दिसंबर 1929 को जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया एवं पूर्ण स्वराज की घोषणा किया। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था। तो देखिए बर्मा जो है आपका ये 1948 में, कब, तो 1948 में जो है यह ब्रिटिश आधिपत्य से जो है मुक्त हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक डैश के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी जो है ये आपका किस पे, तो ये जो है सौरभ गांगुली पे। किस पे, तो सौरभ गांगुली के घटनाओं पे जो है आधारित है। देखिए पुस्तक और लेखक से जो है हर शिफ्ट में यानी कि हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो पुस्तक और लेखक को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, इसको जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं और उसके ऑथर हैं वो सारे को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुस्तक और लेखक से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है और आने वाले एग्जाम में भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है आपका ये सतलज नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे, तो सतलज नदी पर जो है आपका ये नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है स्थित है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट स्थित है। तो पालघाट कहाँ पे स्थित है, तो देखिए पालघाट जो है आपका कोयम्बटूर एवं
पालक्काड़ के बीच में है। कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर एवं पालक्काड़ के बीच में जो है आपका पालघाट स्थित है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो वायु के द्रवीकरण के लिए जो है दाब को बढ़ाना और तापमान को घटाना जो है ये द्रवीकरण के लिए जो है सही है, यानी कि आदर्श है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो पिंक सारथी योजना जो है ये कर्नाटक राज्य में, कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में जो है पिंक सारथी योजना को शुरू किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन है? तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था है SEBI। कौन सा? तो SEBI। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है और SEBI का स्थापना जो है आपका 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य संरक्षण दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है। कहाँ? कब? तो 7 जून को जो है विश्व खाद्य संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में ये 1971 में ही शामिल हो गया था। कब? तो 1971 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में यानी कि भ्रंश घाटी से बहती है? तो देखिए भ्रंश घाटी से जो है आपका ये नर्मदा नदी बहती है। कौन सा? तो नर्मदा नदी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और नर्मदा नदी से आप लोग कुछ बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जो है गिरती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और नर्मदा देखिए नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। और ये जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो देखिए कोयला जो है, कोयला ये गैर नवीकरणीय क्या है? स्रोत है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें, यानी कि यहाँ पे आपका पुस्तक दिया गया है, यहाँ पे लेखक दिया गया है, इसको आपको मिलाना है। ठीक है। तो देखिए पहला है आपका आई डू वाइट आई डू। ठीक है। यानी कि आई डू वाट आई डू जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक जो है रघुराम राजन है। तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी। ठीक है। फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद है आपका माई कंट्री माई लाइफ। तो देखिए माई कंट्री माई लाइफ जो है इस पुस्तक के लेखक हैं LK अडवाणी। कौन है? तो LK अडवाणी। तो सेकंड का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी। सेकंड का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद है आपका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये तो सब जानता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका इम्परफेक्ट। ठीक है। तो देखिए इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक जो है आपके संजय मांजरेकर हैं। ठीक है। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पुस्तक और लेखक को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हैं आप लोग उसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि पुस्तक और लेखक से जो है प्रश्न पूछा ही जा रहा है। ठीक है। तो देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का आपका सी है। तो फर्स्ट का सी आपका किस में है? तो ये तो ऑप्शन नंबर सी में एक ही में है। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी और 3 का बी और 4 का ए। तो इसका आंसर होगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर सी।
फिर आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। तो पेसो जो है आपका ये फिलीपींस की, कहाँ की, तो फिलीपींस देश की जो है पेसो मौद्रिक इकाई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली कौन सी योजना है। तो महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त करवाने वाली आपका महिला समृद्धि योजना है। कौन सा है, तो महिला समृद्धि योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका पीवी नरसिंह राव। ठीक है, किसके द्वारा, तो पीवी नरसिंह राव के द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक को जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें जो है किसने जो है तीनों में भाग लिया था। तो देखिए BR अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन से कुछ बात जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो कि 1930 में हुआ। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में, और ये कहाँ हुआ, तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है, वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह कब हुआ, तो 1931 में हुआ। ठीक है, और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। तो देखिए भारतीय ध्वज संहिता जो है यह 2002 से प्रभावी हुई। कब से, तो 2002 से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है। तो देखिए ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। कहाँ पे है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका ये जर्मनी में है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली किसका मिश्रण है। ठीक है, ये जो गंधार कला शैली है ये किसका मिश्रण है। देखिए ये जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गंधार कला शैली जो है किसका मिश्रण है। ऑप्शन है इंडो ग्रीक, पर्शियन यूनानी, शक यूनानी और इंडो शक। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।